गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th लेक्चर सेकेंड अकाउंटेंसी लेक्चर सेकेंड क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज लेक्चर सेकेंड लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, यानी कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, यानी कि अकाउंट्स में कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट शब्द आता है इकाई, एंटिटी, जिसको हम जनरली लैंग्वेज में ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी को ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी व्यावसायिक संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है संस्थान या संगठन। अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान या संगठन। उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अपन बोलेंगे एंटिटी, हिंदी में नाम देंगे इकाई। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है जिसका निश्चित अस्तित्व है, यानी जिसका एक निश्चित अस्तित्व है, यानी कि फिजिकली एग्जिस्टेंस है, जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, जो भौतिक रूप से विद्यमान है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय एक विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से हैं। यहाँ व्यावसायिक उद्यम का अर्थ है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे अपन कहेंगे एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं सुपरमार्केट, कल्याण ज्वेलर्स, जनरल स्टोर, ये सारे क्या कहलाते हैं? अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इनको अपन ऑर्गेनाइजेशन, और अकाउंट की लैंग्वेज में से नाम देंगे एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एंटिटी मीन्स बिजनेस, एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेज, कोई भी निश्चित किया गया जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, लाइक सुपरमार्केट, किराना स्टोर या कोई जनरल स्टोर, इसे अपन कहेंगे एंटिटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं अपन ट्रांजैक्शन, लेन देन। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। लेन देन का अर्थ है सामान्य भाषा में कहें तो कोई भी व्यवहार, वस्तुओं का क्रय करना, बेचना, ये सारे कहलाते हैं ट्रांजैक्शन, वस्तु को खरीदना और बेचना। तो पहले अपन इसका जनरल अर्थ समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। ट्रांजैक्शन किन के मध्य होता है? कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन या दो बिजनेस एंटिटी के मध्य। ये भी बिजनेस एंटिटी है और ये सेकंड बिजनेस एंटिटी है। इन दोनों के मध्य जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो कहलाते ट्रांजैक्शन। जैसे अब ट्रांजैक्शन का मौद्रिक इकाई, यानी कि जिनको मनी में वैल्यू मेजरमेंट करना आवश्यक है। जैसे इस इंस्टीट्यूट ने गुड्स परचेज किया इस सेकेंड वाली एंटिटी से, तो ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन। ये भी एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब ये अगर ये परचेज क्रेडिट बेस पे भी हो सकता है, यानी कि उधार भी हो सकता है, और दूसरा ये जो परचेज किया है ये परचेज कैश बेस पर भी हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ कैश, यानी कि नकद क्रय भी हो सकता है और उधार क्रय भी हो सकता है। दोनों को क्या माना जाएगा? ट्रांजैक्शन, लेन देन, ट्रांजैक्शन या लेन देन माना जाएगा दोनों को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन या लेन देन, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका कुछ मूल्य होता है, लेन देन कहलाता। दो या दो से अधिक एंटिटी के मध्य होने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मुद्रा में मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि मनी मेजरमेंट, जिसका मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है, मनी में जैसे मेजर किया जा सकता है कि मुद्रा में मापांकन किया जा सकता है, उसे कहेंगे लेन देन। जैसे माल का खरीदना, यानी कि गुड्स परचेज किया है, अगर उधार परचेज किया है तो कुछ समय बाद में उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और कैश में परचेज किया है तो उसे तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इनको मनी में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो धन की प्राप्ति, यानी कि रिसिप्ट ऑफ मनी, जैसे कैश प्राप्त हुआ है तो ये भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। लेनदारों को भुगतान करना, अब लेनदार का अर्थ होता है जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर।
अब वास्तव में क्रेडिटर क्या होता है? बिजनेसमैन द्वारा जो क्रेडिट बेस में परचेज किया था, जो अपने यहाँ समझा था ना, ये क्रेडिट परचेज किया था, इसका जब बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा। जब इसे अमाउंट पेड करेंगे तो वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा। और जिससे यह खरीदा था, कौन सी एंटिटी? बी से परचेज किया था, एंटिटी बी से परचेज किया था। अब तो एंटिटी बी क्या, एंटिटी ए के लिए एंटिटी बी कहलाएगी क्रेडिटर। जिनसे क्रेडिट में परचेज किया था, बी से ही परचेज किया था, तो बी क्या कहलाएगा? फॉर ए के लिए बी कहलाएगा क्रेडिटर, जिसे हिंदी में नाम देंगे लेनदार। तो यानी लेनदारों को भुगतान करना। तो लेनदार का अर्थ समझ में आ गया होगा, जिनसे व्यापारी ने पहले कुछ समय पहले उधार में क्रय किया था, यानी कि क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज किया था, उसको पेमेंट करना, यह भी एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। फिर माल का विक्रय करना, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। किसी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना, यानी कि खर्चों का या व्ययों का भुगतान करना। अब ये भुगतान या पेमेंट कोई भी ट्रांजैक्शन है, दो प्रकार से हो सकता है। उधार में, यानी कि क्रेडिट बेस पर, जैसे आपने अभी समझा, गुड्स परचेज किया क्रेडिट बेस पर। और दूसरा कैश बेस में, यानी कि नकद में, कैश ट्रांजैक्शन। दोनों ही लेन देन की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज, यानी कि दो या दो से अधिक एंटिटी के मध्य कोई भी इवेंट होता है, घटना होता है, जिसमें कुछ वैल्यू शामिल होती है। इवेंट का होना जरूरी है और उस इवेंट में कुछ मॉनेटरी वैल्यू का होना आवश्यक है, तो उसे अपन कहेंगे ट्रांजैक्शन। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, अब ये गुड्स का परचेज हो सकता है, यानी कि माल का खरीदना। सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, यानी कि माल का विक्रय करना। और पेमेंट टू क्रेडिटर, लेनदारों को भुगतान करना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल, इनकरिंग एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चों का भुगतान करना। इनकरिंग एक्सपेंसेज का अर्थ है खर्चों का भुगतान करना, यानी कि खर्चों का पेमेंट करना। हिंदी में बोलेंगे भुगतान वर्ड, इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे पेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन का मीनिंग। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, परिसंपत्तियाँ, जिनको अपन कहते हैं एसेट्स, जिनको अपन कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती हैं, तो उसको समझ लेते हैं। वास्तविक रूप में एसेट्स का अर्थ है बिजनेस को संचालित करने के लिए, यानी कि बिजनेस को रनिंग करने के लिए जो संपत्तियां या जो एसेट्स काम में आती है, उस एसेट्स को ही अपन दो भागों में विभाजित करेंगे। अब उसको पढ़ लेते हैं एक बार। यह किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत होते हैं। आर्थिक स्रोत का अर्थ है उसको यूज करके व्यावसायिक संगठन या स्वरूप द्वारा धनराशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, जिन्हें मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है। मतलब ऐसे किसी भी उद्यम में ऐसे आर्थिक स्रोत जिनको मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है, यानी कि मुद्रा में, मनी में उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। परिसंपत्तियों का मूल्य होता है, यानी कि जो एसेट्स होती है उनका कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू किस फॉर्म में होती है? मॉनेटरी फॉर्म में, मुद्रा के रूप में। इनका व्यवसाय के परिचालन में उपयोग किया जाता है। परिचालन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन या ऑपरेट। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। बिजनेस परिचालन के ब्रैकेट में लिख देना ऑपरेट, व्यवसाय का संचालन, ऑपरेट ऑफ बिजनेस। इनका यूज किस में किया जाता है? बिजनेस को ऑपरेट करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं, सुपरमार्केट में माल की सुपुर्दगी करने के लिए ट्रक का प्रयोग किया गया, यानी कि जो गुड्स हैं उस गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए ट्रक का यूज किया गया है। तो ट्रक क्या हैं? एसेट्स हैं, परिसंपत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवसाय संचालित करने हेतु भवन, यानी कि बिल्डिंग का होना। जिस बिल्डिंग में बिजनेस संचालित किया जा रहा है, बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है, वह भी एक प्रकार की बिल्डिंग एसेट्स ही हैं। इसके अलावा बिजनेस यूज़ के लिए मशीन का प्रयोग करना, इक्विपमेंट का प्रयोग करना, यानी कि उपकरणों का प्रयोग करना, ये भी एक प्रकार के एसेट्स ही हैं। ठीक है, तो एसेट्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब प्रमुख रूप से एसेट्स को, परिसंपत्तियों को मुख्यतया दो वर्गों में बांटा गया है, जिसको फर्स्ट अपन पढ़ेंगे चालू संपत्तियाँ और सेकंड गैर चालू संपत्तियाँ, यानी कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे।
Assets are economic resources of an enterprises. Assets are economic resources of an enterprises that can be usefully expressed in monetary term. ऐसी कोई भी इकोनॉमिक सोर्स जिसका एंटरप्राइजेज में यूज़फुल किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है, और किस फॉर्म में होना चाहिए, इन मॉनेटरी टर्म यानी कि मुद्रा के रूप में उनका वैल्यूएशन किया जाता है मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट अपन समझते हैं लाइक यूज ट्रक फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि माल की आपूर्ति करने के लिए ट्रक का प्रयोग करना। यूज बिल्डिंग फॉर कैरिंग बिजनेस, व्यवसाय संचालित करने के लिए बिल्डिंग का यूज करना। ये सब गुड्स हैं, सॉरी एसेट्स हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मशीनरी और इक्विपमेंट। मशीनरी जिनका व्यवसाय के संचालन में उपयोग किया जाता है, और इक्विपमेंट का अर्थ है उपकरण, उनको भी व्यवसाय संचालित करने में उपयोग किया जाता है, तो ये भी एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एसेट्स को ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मुख्य रूप से एसेट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं करंट एसेट्स। इस करंट एसेट्स हिंदी में इसको नाम देंगे चालू संपत्तियाँ। सेकंड नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को हिंदी में नाम देंगे गैर चालू संपत्तियाँ। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं, एसेट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स। फर्स्ट समझ लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को वापस सब डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट सब डिवीज़न के अंतर्गत पढ़ेंगे फिक्स एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्तियाँ। सेकंड इसको भी वापस 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। फर्स्ट फिक्स एसेट्स, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंतर्गत नॉन करंट एसेट्स यानी कि ऐसी एसेट्स जिसका यूज बिजनेस में मोर देन 1 ईयर, यूज इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर, स्पेस कम था इसलिए इसको पास में लिख दिया, समझ लेना। ठीक है, यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसका बिजनेस में यूज़ किया जाता है लेस देन 1 ईयर, तो यूज्ड इन बिजनेस लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ऐसी एसेट्स जिनका यूज बिजनेस में लेस देन 1 ईयर किया जाता है, विद इन ईयर ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। अब इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। फर्स्ट फिक्स एसेट्स, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड पढ़ते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, इसको नेट अमाउंट लेंगे, यानी कि इसका अर्थ समझ लेते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का अर्थ है ऐसा इनकम टैक्स जिसका उस बिजनेस द्वारा एडवांस पेमेंट किया गया है, तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स कहलाएगी। और ये अपने पढ़ा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के द्वारा किया गया है और जिसको 1 से अधिक वर्ष के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। फिक्स एसेट को अपन बाद में डिस्क्राइब करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, बिजनेस के द्वारा किसी दूसरी संस्थान या पर्सन को जो लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस दिया गया है, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस दिया गया है, वो भी एसेट्स हैं उनकी। कुछ समय बाद में वापस प्राप्त होंगे पैसे, तो बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। लास्ट पढ़ते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स, कुछ अन्य प्रकार की हैं जो गैर स्थायी संपत्तियां हैं। ठीक है, अब वापस फर्स्ट के कुछ सब डिवीज़न और हैं, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट फिक्स एसेट्स का फर्स्ट सब डिवीज़न था टेंजिबल एसेट्स, यानी कि दृश्य संपत्तियां। दृश्य संपत्तियों का अर्थ होता है ऐसी संपत्तियां जिनको देखा जा सकता है और स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि ऐसी बिजनेस में एसेट्स जिनको देखा जा सकता है, यानी कि टच किया जा सकता है और जिसे देखा जा सकता है, जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है। टेंजिबल एसेट्स का अर्थ समझें तो टेंजिबल एसेट्स
इसका अर्थ होता है ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जिनका भौतिक स्वरूप होता है, फिजिकली एग्जिस्टेंस, जिसका भौतिक स्वरूप होता है और जिसे टच किया जा सकता है, जिनकी ऐसी एसेट जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है और जिसे टच किया जा सकता है। ऐसी स्थायी संपत्तियों का अर्थ है भौतिक, जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, भौतिक अस्तित्व, और जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है, तो उनके अपन बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट्स। इसके कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं भौतिक की, यानी कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं उसके कुछ एग्जांपल के रूप में, जैसे मशीन है, मशीनरी। अब इनको मशीनरी का भौतिक अस्तित्व है, वास्तविक रूप से मशीन विद्यमान है और इसे अपन टच भी कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बिल्डिंग, ये भी कौन सी हैं, टेंजिबल हैं। अब सेकंड अपन ने पढ़ा इनटेंजिबल एसेट्स, उसको समझ लेते हैं। अदृश्य संपत्तियाँ, इनटेंजिबल एसेट्स हिंदी में कहेंगे अदृश्य संपत्तियाँ। अदृश्य संपत्तियों का अर्थ है ऐसी इसका नाम ही छुपा है अर्थ, इनटेंजिबल हैं, अदृश्य हैं, यानी जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही टच किया, स्पर्श किया जा सकता है। तो ऐसी संपत्तियां जिनको देखा एवं स्पर्श नहीं किया जा सकता, एसेट्स हुज नॉट टच और सीन, नॉट सीन और टच्ड, ऐसी संपत्तियां जिनको न तो देखा जा सकता है न ही स्पर्श किया जा सकता है, देखा व स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कौन सी एसेट्स होती हैं जिनको न तो अपन देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। तो कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं बिजनेस में। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो जैसे गुडविल, फर्म की गुडविल हैं जिसको हिंदी में नाम देते हैं ख्याति। ये फर्म की गुडविल, इनको अपन देख नहीं सकते और न ही स्पर्श कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क हिंदी में नाम देते हैं व्यापार चिन्ह। जैसे अपन कुछ गुड्स परचेज करते हैं, जैसे किसी घी के डब्बे को परचेज किया, उसके ऊपर इस तरीके से एक छोटा सा अंदर ग्रीन पॉइंट बना हुआ आता है, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। तो गुडविल हैं, ट्रेडमार्क हैं, इसके अलावा कॉपीराइट हैं, कॉपीराइट हैं जो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे जो ऑथर होते हैं ना बुक के, ऑथर, उस ऑथर के द्वारा उस बुक को कॉपीराइट एक्ट के तहत कॉपीराइट करवाया जाता है और उसका यूज़ कोई दूसरा नहीं कर सके, ऐसे कॉपीराइट हैं। इस प्रकार की कुछ ये संपत्तियां हैं जो अदृश्य संपत्तियां कहलाती हैं। इनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है और न इसे देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनको रिजल्ट द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी बिजनेस की गुडविल अधिक है तो उसको प्रॉफिट अधिक होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के आधार पर यह कह सकते हैं कि उस बिजनेस की गुडविल अधिक है। या किसी ऑथर की बुक ज़्यादा मार्केट में सेल हो रही है तो हम कहते हैं कि उसके पास कॉपीराइट है, यानी कि उसको कॉपीराइट न तो हम देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसके पास कुछ इनटेंजिबल इस तरीके की एसेट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ऐसी पूंजी जो प्रोग्रेस में है। उसके बाद नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अभी जो हमने पढ़ा ना ये इनटेंजिबल एसेट्स, वो अंडर डेवलपमेंट हैं, यानी कि विकसित की जा रही है। ये जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये अंडर डेवलपमेंट हैं, इनका अभी विकास किया जा रहा है। जैसे गुडविल हैं, ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट हैं, ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई हैं, तो उसको कहेंगे इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो शायद हो गई, ये अपनी फर्स्ट पार्ट समझ लिया है, नॉन करंट एसेट्स का टाइप क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट समझते हैं करंट एसेट्स, उसका क्लासिफिकेशन। करंट एसेट्स का अर्थ है ऐसी एसेट्स
जो लेस देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में यूज होती है, या विद इन अ ईयर इसका वैल्यू चेंज होती है। बनी तो रहती कंटिन्यू, लेकिन विद इन अ ईयर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे वर्ष की शुरुआत में यानी कि ओपनिंग ईयर में इसकी वैल्यू कुछ चेंज होती है, वर्ष के एंड में इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, सेम नहीं रहती है, ओपनिंग और क्लोजिंग की चेंज हो सकती है। जैसे ओपनिंग में इसकी वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी, तो वर्ष के एंड में 55,000 हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का पार्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वर्ष के दौरान, तो इसलिए इसको नाम देते हैं करंट एसेट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 1 से कम वर्ष के लिए किया गया है तो कहलाता करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अर्थ है स्टॉक, बिजनेस में जो बिना बिका हुआ माल इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। अब हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो इन्वेंट्री या स्टॉक के कुछ बुक में 2-3 नाम मिल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में तो इन्वेंट्री या स्टॉक ही नाम मिलता है, हिंदी में इसको कई बार तो इंग्लिश का वर्ड सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी में स्टॉक, कई बार इसका नाम दे दिया जाता है स्कंद, स्कंद भी लिखा जाता है स्टॉक को। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश का अर्थ तो नकद है और कैश इक्विवेलेंट का अर्थ है कैश के समान ही, जैसे बैंक में रोकड़ है, इनकी व्यापार के खाते में, व्यापार के करंट अकाउंट में कुछ बैंक बैलेंस हैं तो उसे नाम देंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जिनको कैश या तो कैश हैं या जिन्हें कैश में तुरंत ट्रांसलेट या कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कहलाता कैश इक्विवेलेंट। तो ये भी करंट एसेट्स है, क्योंकि करंट ये भी चेंज होता रहता है, कोई पेमेंट किया है या कैश रिसीव हुआ है तो विद इन 1 ईयर चेंज होता रहता है अमाउंट, इसलिए इसको मानते हैं करंट एसेट्स में। फिर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का अर्थ होता है व्यापारिक प्राप्य। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि किसी कस्टमर को उधार माल बेचा गया है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। किसी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हिंदी में इसको नाम देंगे प्राप्य विपत्र या व्यापार विपत्र भी इसका नाम दिया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है, व्यापारी ने किसी को उधार माल बेचा है, यानी कि माल उधार बेचा गया है। अब जो व्यक्ति इसे पैसे देगा वो उसे नाम देंगे ट्रेड रिसीवेबल, इनकी उधार में माल बेचा गया है और उसके बदले में पैसे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन नियर फ्यूचर उससे पैसे या जो मनी है जो प्राप्त होगी, इससे जो मनी है जो नियर फ्यूचर प्राप्त होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका ये समझ लिया अपन ने। इसके बाद परिसंपत्तियों का हिंदी में अर्थ भी समझ लेना। फर्स्ट स्थिर संपत्तियाँ, फिक्स्ड एसेट्स, गैर चालू संपत्तियाँ, स्थगित कराधान परिसंपत्तियाँ, इनके ऐसा टैक्स जो अपने एडवांस पेमेंट कर दिया बिजनेसमैन द्वारा, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम। नेक्स्ट अपने पढ़ा अन्य गैर चालू संपत्तियाँ, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर पढ़ा करंट एसेट्स, उसके टाइप्स, चालू संपत्तियाँ इनकी करंट एसेट्स, माल, स्टॉक, स्कंद। वैसे बुक में तो नाम लिखा है माल सूची, अब माल का अर्थ है बिना बिका हुआ माल, यानी कि स्टॉक या स्कंद ही नाम देंगे। व्यापार विपत्र जो अपनी पढ़ा अपने ट्रेड रिसीवेबल। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश और कैश के समान, बैंक रोकड़ भी हो सकता है, उसे भी कैश समतुल्य में शामिल किया जाता है, या ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको बेचकर तुरंत पैसे प्राप्त किए जा सकता है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक को बेचकर तुरंत कैश प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लघु अवधि ऋण। लघु अवधि ऋण यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए लोन दिया गया है किसी को। और फिर अन्य चालू संपत्तियाँ। अन्य चालू संपत्तियों में क्या क्या हो सकता है, जैसे डेटर्स हैं, अन्य चालू संपत्तियों में डेटर्स हैं, उनको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर लें। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लेकर रख दें अभी और बाद में नोट कर लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इंग्लिश मीडियम वाले इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में नोट कर दें। इसके बाद में हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे।
इसके बाद पढ़ते हैं लायबिलिटी। इसके बाद पढ़ते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का अर्थ क्या होता है और उसे बैलेंस शीट में कौन सी साइड में शो किया जाता है, तो अपन समझते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी, हिंदी में नाम देंगे देयता। लायबिलिटी को हिंदी में नाम देंगे देयता। तो वे सभी देनदारियां या ऋण जिनका भुगतान व्यावसायिक इकाई द्वारा निकट भविष्य में करना है, ऐसे सभी देनदारियां या लोन जिनका भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाना है। यानी कि व्यापारी ने किसी से उधार माल खरीदा है तो उसका निकट भविष्य में पेमेंट करना होगा। यदि व्यापारी ने किसी को लोन, किसी व्यक्ति से या संस्था या किसी बैंक से लोन ले रखा है तो उसका भुगतान भी नियर फ्यूचर करना पड़ेगा। या व्यापारी ने स्वयं व्यापार में जो पूंजी लगाई है उस पूंजी का भुगतान भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी होगी कि वापस उसके स्वामी को भुगतान किया जाए। तो व्यापार द्वारा जो भी पेमेंट करना है इन नियर फ्यूचर, वो कहलाती व्यापार की देयता या लायबिलिटी। ठीक है, तो यह देनदारों का फर्म की परिसंपत्तियों पर दावे का अर्थ है क्लेम का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार है, तो वापस फर्म द्वारा पे किया जाएगा। तो फर्म के लिए एक तरीके से क्लेम है। अब ये क्लेम किस पर हैं? संपत्तियों पर हैं, यानी कि एसेट्स पर क्लेम है। उस व्यापारी के पास अगर कैश अवेलेबल होगा तो उसे कैश में से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कैश अवेलेबल कम है या अपर्याप्त कैश हैं, इनसफिशिएंट कैश हैं, तो उसे व्यापारी द्वारा अपनी संपत्ति, परिसंपत्ति या एसेट्स को बेच कर उस लायबिलिटी का पे करना पड़ेगा, यानी कि उस उत्तरदायित्व का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये व्यवसाय की परिसंपत्तियों या एसेट्स पर क्लेम या दावे का प्रस्तुत करती है। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी न कभी उसे उधार धन लेने या उधार वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे व्यापार का आकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे उधार लेन देन करने होते हैं। और उधार लेन देन करेंगे, जैसे उधार माल खरीदा है तो कुछ समय पश्चात उस व्यापारी द्वारा उसे भुगतान करना पड़ेगा, तो वो उसकी लायबिलिटी कहलाएगी। या किसी संस्था से लोन लिया है, एसबीआई बैंक से लोन लिया है, तो यह भी व्यवसाय के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि नियर फ्यूचर उसे वापस रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के तौर पर उधार माल खरीदा है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा कुछ समय बाद, तो ये भी लायबिलिटी है। सुपरमार्केट द्वारा 3 वर्ष के लिए लोन लेना, जैसे कोई बिजनेस या सुपरमार्केट है, कोई ज्वेलर्स की दुकान है, उसने 3 वर्ष के लिए लोन लिया है, तो ये उस व्यवसाय के लिए, सुपरमार्केट के लिए, या कल्याण ज्वेलर्स ने लोन लिया तो कल्याण ज्वेलर्स के लिए लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी की बात करें तो उसे वापस पे करना पड़ेगा, तो बुक में कहाँ पर शो करेंगे इसे? अकाउंटिंग बुक्स में कहाँ पर शो करेंगे? तो इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अब समझ लेते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। आपके तो अभी तक ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है अकाउंट्स, तो ये आती है बैलेंस शीट। व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों का इसमें उल्लेख होता है। जैसे ये बैलेंस शीट है, अपन इसको हिंदी में नाम देंगे तुलन पत्र, इंग्लिश में नाम देंगे बैलेंस शीट। ये इसकी लायबिलिटी साइड कहलाती। फिर ये अमाउंट का कॉलम होता है, फिर ऐसे एसेट्स लिखी जाती हैं और यहाँ एसेट्स का अमाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय की जो भी संपत्तियाँ हैं उनको लिखा जाएगा, जैसे बिल्डिंग है, व्यवसाय के पास स्टॉक हैं यानी कि बिना बिका हुआ माल हैं, और दायित्व के अंतर्गत वो जिम्मेदारियां लिखी जाती हैं जिनका व्यवसायी द्वारा नियर फ्यूचर में पेमेंट करना है। जैसे कि एसबीआई बैंक से लोन लिया तो यहाँ लिखना पड़ेगा एसबीआई लोन, और उस लोन का अमाउंट यहाँ शो करना पड़ेगा। तो ये जो भी इस प्रकार के जो व्यापारी द्वारा नियर फ्यूचर में जिनका पेमेंट करना है उनको लायबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत बैलेंस शीट या तुलन पत्र या चिट्ठे में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्जन समझ लेते हैं। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट ऑन एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे, एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे। ऐसी ऑब्लिगेशन या डेट्स हैं, ऑब्लिगेशन का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां या क्लेम है उनके ऊपर, जो एंटरप्राइजेज द्वारा पे किया जाएगा, यानी कि निकट भविष्य में नियर फ्यूचर में पेमेंट किया जाएगा इन नियर फ्यूचर। एक ऐसी ऑब्लिगेशंस या डेट्स जिनका एंटरप्राइजेज द्वारा नियर फ्यूचर में पे करना पड़ेगा।
ठीक है। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन फर्म्स एसेट्स। जो क्रेडिटर का अर्थ है जिन व्यक्तियों, फर्म ने जिनसे उधार माल खरीदा है, फर्म द्वारा जिन सप्लायर से उधार माल खरीदा है वो सप्लायर फर्म के लिए क्रेडिटर माने जाते हैं। तो उन क्रेडिटर को क्लेम है, यानी उन सप्लायर को वापस फर्म द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा। अब हो सकता है फर्म उसकी अपनी एसेट्स में से ही पेमेंट करेगी। अब एसेट्स अगर उसके पास कैश हैं तो कैश भी एसेट्स हैं, कैश में से ही पेमेंट करना पड़ेगा। कैश नहीं है तो कैश के अलावा जो अदर एसेट्स हैं उसमें से पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत स्मॉल और बिग बिजनेस फाइंड इट नेसेसरी टू बोरो मनी। अब व्यवसाय चाहे स्मॉल हो चाहे बिग बिजनेस हो, सभी को अमाउंट या मनी बोरो करना पड़ता है। बोरो का अर्थ उधार लेना और मनी का अर्थ धन या रुपया पैसा है जो उधार लेना पड़ता है। एट वन टाइम और अदर्स, चाहे एक बार उधार लेना पड़े या अधिक बार उधार लेना पड़े, लेकिन उधार की आवश्यकता पड़ती है। सच एज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर व्यापारी ने उधार माल खरीदा है तो वो एक प्रकार की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे नियर फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इफ सुपरमार्केट टेकन अ लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। यदि सुपरमार्केट ने 3 वर्ष के लिए फर्म से या किसी बैंक से लोन लिया है, चाहे राज कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे एसबीआई बैंक हो, किसी से भी लोन लिया है, तो वो लोन उसकी एसेट्स साइड में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में से शो करेंगे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, जैसा हमने अभी समझा था, ये जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अभी अपन ने एग्जांपल लिया था एसबीआई बैंक का, यहाँ पे एग्जांपल आ गया राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का। तो जो संस्थान की सुपरमार्केट की जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाएगा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। ब्रैकेट में लिखना है लोन, फिर यहाँ अमाउंट लिखना है। ठीक है। ये 1 से अधिक वर्ष के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए हैं तो कैसी है, लॉन्ग टर्म में। ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन। नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग, 1 से अधिक वर्ष के लिए उधार लिया गया है। फिक्स्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सेकंड करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इनके बारे में अपन विस्तृत वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक और उसको नोट कर लें। इसके टाइप आप नोट करना, बाद में समझा दूंगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसका हिंदी वर्जन भी एक बार देख लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ले लिया होगा? ये इसका हिंदी वर्जन है, इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें। यहाँ तक पढ़ा अपन ने अभी, देयता यानी कि लाइबिलिटी। इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में कॉपी करके रखें। इसकी नेक्स्ट वाला पार्ट सेकंड वीडियो में समझेंगे अपन। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखें और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है।